आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है और आज का मुद्दा है मोदी वर्सेस विपक्ष। मोदी के बदले में विपक्ष कितना मजबूत है अभी इस समय, क्योंकि मोदी के खेमे में तो लंबी मत पूरा चलेगी, पर विपक्ष में क्या हो रहा है? विपक्ष क्यों दो फाड़ नजर आ रहा है, टूट नजर आ रही है? सवाल ये कि क्या वाकई मोदी के मुकाबले विपक्ष एकजुट भविष्य में भी हो पाएगा 2024 का? आखिर होगा क्या? आज इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं बड़ी बहस। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले रिपोर्ट आपके सामने। विपक्ष में टूट फूट, मोदी और होंगे मजबूत। बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी। 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है। तीसरे फ्रंट की चढ़ाई, कौन करेगा अगुवाई? जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। केसीआर के साथ अखिलेश, राहुल के भरोसे नीतीश। राहुल गांधी की उम्मीदवारी को समर्थन दे रहे हैं? नहीं, इसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं। तो एक साथ बैठे पहले और एक साथ बैठ करके सब करें, क्या दिक्कत है उसमें? 2024 की तैयारी, विपक्ष पर मोदी प्लान भारी। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, परेशानी में है भारत जोड़ो यात्रा के कारण। कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। तीसरा मोर्चा, बिन कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा। और ऐसे में मैं सवाल पूछ रही हूं, क्या विपक्ष में टूट फूट, मोदी और होंगे मजबूत? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल है कि तीसरे फ्रंट की चढ़ाई कौन करेगा आखिर इसकी अगुवाई? तीसरा सवाल, केसीआर के साथ अखिलेश, राहुल के भरोसे नीतीश। चौथा सवाल है मेरा, 2024 की तैयारी, विपक्ष पर मोदी प्लान भारी। और पांचवा और आखिरी सवाल ये कि मोदी के खिलाफ गोलबंदी के लिए विपक्ष में आखिर कितने फ्रंट बनने वाले हैं? क्या क्या तस्वीर हम देखने वाले हैं भविष्य में? इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। इन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे। नेताओं से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों के साथ चर्चा को समझने की भी कोशिश करेंगे कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि केसीआर ने विपक्ष जोड़ो अभियान तो शुरू किया, लेकिन सफलता के नाम पर चंद सियासी नाम जुड़े। राहुल गांधी ने किनारा कर लिया, क्योंकि तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केसीआर ने दूरी बना ली थी, जबकि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता मिला था। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केसीआर के साथ थर्ड फ्रंट की मोर्चा बंदी में शामिल हुए, क्योंकि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया था कांग्रेस की तरफ से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी केसीआर के साथ दिखाई दिए, क्योंकि केजरीवाल उनके मंच पर थे। वहीं अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से किनारा कर लिया था। उन्होंने राहुल के साथ दिखने से दूरी बना ली। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन केसीआर के साथ जुड़े। थर्ड फ्रंट के मोर्चे को दक्षिण में सहारा देने की कोशिश हुई, लेकिन यूपी में थर्ड मोर्चे की मोर्चाबंदी का मायावती ने दम निकाल दिया, क्योंकि मायावती ने हाल ही में विधानसभा से लेकर लोकसभा तक का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं अखिलेश यादव भी शामिल हुए, वो भी कांग्रेस से दूरी बनाकर केसीआर के साथ हाथ मिला लिया। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ने यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता दिनेश शर्मा को न्योता दिया, लेकिन उन्होंने यूपी में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से इंकार कर दिया। तो बहुत कुछ हुआ कुल मिलाकर, बहुत कुछ हुआ कुल मिलाकर के, और इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस करने जा रहे हैं। देखना यह होगा कि आखिर होता क्या है, कौन किस पर भारी पड़ने जा रहा है। इसी मुद्दे पर तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कौन कौन खास मेहमान मेरे साथ रहेंगे, जल्दी से उनका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। पंकज श्रीवास्तव मेरे साथ रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। विनीत त्यागी इस डिबेट में मेरे साथ मौजूद रहेंगे, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। बादल देवनाथ नेता है टीएमसी के, मौजूद रहेंगे। प्रोफेसर भुवन
भास्कर जोशी प्रवक्ता है एसपी के, वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अंबर जैदी है राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद रहेंगी। राहुल लाल है राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ इस डिबेट में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ विजेंद्र मलिक नेता है आम आदमी पार्टी के, वो भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तमाम खास मेहमान इस डिबेट में मेरे साथ मौजूद रहेंगे और सभी का मैं बहुत बहुत भारत 24 पर पब्लिक है सब जानती है मैं स्वागत करती हूं। केसीआर की ओर से सबसे पहला सवाल विनीत त्यागी से होगा मेरा। केसीआर की ओर से बड़ी चुनौती दी गई है आपको, क्या वाकई आप लोग इस चुनौती को स्वीकारते हैं साल 2023 और 24 के लिए? देखिए, केसीआर जी द्वारा चुनौती दी गई है, उधर राहुल गांधी जी भी यात्रा कर रहे हैं और उधर नीतीश जी भी एक यात्रा निकाल रहे हैं। सब लोग कर रहे हैं जो इन्हें करना है, लेकिन हम किसी केसीआर जी की चुनौती की वजह से चुनाव में नहीं जा रहे हैं। लोकतंत्र है, चुनाव होना है। 8 साल हमारी सरकार रही है, उसमें जो हमने विकास के काम इस देश के लिए किए हैं, इस देश की जनता के लिए किए हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। जैसा कि अभी गए भी थे गुजरात में, आपने देखा कि किस तरह के नतीजे हमारे सामने आए। दिल्ली में भी आपने देखा कि 15 साल की सरकार के बाद भी हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा ही, और कांग्रेस को किस तरीके से पूरी तरह नकार देने का काम जनता ने किया है। 2022 में 7 राज्यों के चुनाव हुए, अधिकतर चुनाव में हम जीते। तो उसी तरीके से 2014 से भी 2019 में हम ज़्यादा वोट से जीते थे। तो वही जो हमने काम किया है, सबका साथ सबका विकास। बात क्या हो रही थी विनीत जी केसीआर की, और आप बोलते बोलते आ गए आखिरकार कांग्रेस पर। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अजीज है कांग्रेस पार्टी, ये समझ में आता है आपके भाषणों से। पंकज श्रीवास्तव का रुख कर रही हूँ, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, कहां पर हैं आप लोग? उधर दूसरा धड़ा बन के तैयार होता हुआ नजर आ रहा है, खुला शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, इधर आप लोग अलग थलग पड़े हुए हैं। पंकज जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझ तक। तो नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है अभी इस समय। बादल देवनाथ का मैं रुख कर रही हूं, टीएमसी के नेता है। बादल देवनाथ के पास मैं जाऊं, पंकज जी का पहले रुख कर रही हूं क्योंकि नेटवर्क ठीक हो गया है, जानकारी मुझे ये मिल रही है। पंकज जी अपनी बात रखिए। पंकज जी आवाज आप तक पहुंच पा रही है मेरी? पीसीआर से मैं कहना चाहूंगी कि एक बार जरा कंफर्म कर ले कि कौन कौन से ऑडियो की आवाज जो है वो ठीक है, ताकि हम उनसे सवाल कर सके। बादल देवनाथ का मैं सीधा रुख कर रही हूं। बादल जी किसके साथ में खड़े हुए हैं इस बार आप लोग? एक तरफ हम देख रहे हैं केसीआर निकल पड़े हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी निकल पड़ी है। बीजेपी को हराएगा कौन? सवाल की मैडम देखिए, मोदी जी का तो दिन एक एक करके खत्म हो रहा है, क्योंकि मोदी जी और भाजपा खुद जानते हैं उन लोग 350, 350 सीट बोल रहे 2024 के लिए। अभी तो 1 साल 3 महीना बाकी है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ 180 से ज्यादा सीट इन लोगों को नहीं मिलेगा। मैं ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन जो मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन जो है, उसमें मैं आपको कहना चाहता हूँ 180 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगा। और एक बात है, भाजपा का कोई एनडीए और सवाल मेरा ये था कि आप लोग इसके साथ में खड़े हुए हैं। तीसरा बात है, मैं सबको मैं अनुरोध करूंगा, जितना विपक्ष है, ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा कोई भी हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी सबसे बड़ा अनुभवी है, क्योंकि ममता बनर्जी 3 बार का सेंट्रल मिनिस्टर, 3 बार का सीएम और 5 बार का एमपी, 2 बार का एमएलए। तो ये 2 बार के 3 बार का विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा ममता बनर्जी हो सकती है। फिर भी मैं कह रहा हूँ, दीदी बार एक ही बात क्या, मेरा काम है सबको एकजुट करना। मैं सबसे चेहरा नहीं है, लेकिन सबका अनुभव भी, सबका विश्वासी, सब अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को सब कुछ मिलेगा। सब बोल रहा है ममता बनर्जी सबसे अनुभवी है, लेकिन फिर भी दीदी बार यही कह रहा है कि मैं सबका एकजुट करने का कोशिश कर रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 2024 मोदी जी जा रहे हैं, ये बिल्कुल मोदी जी तो जा रहे हैं, लेकिन आप लोग कब से कब आ रहे हैं, ये सवाल सबसे बड़ा है। अभी इस समय खड़ा हुआ है प्रोफेसर भुवन का, मैं रुख कर रही हूँ, समाजवादी पार्टी से आ रही हूँ देवनाथ जी। ठीक है, सुन लिया आपको मैंने। प्रोफेसर भुवन भास्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। प्रोफेसर साहब ये बताइए कि आप लोग किसके साथ में खड़े हुए हैं, या फिर आप भी कहेंगे कि जैसे ममता उधर से आ रही है, इधर से अखिलेश जा रहे हैं? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कह दिया कि जो भी विपक्ष की एकता के लिए प्रयास करेगा, आदरणीय ममता जी ने करा प्रयास, माननीय चंद्रशेखर राव साहब ने प्रयास करा और माननीय नीतीश कुमार जी ने प्रयास करा।
हम सभी जो विपक्षी एकता का प्रयास कर रहे हैं, हम सब उनका स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पे हमने नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 2024 का जो मॉडल है वो मैनपुरी का मॉडल बनेगा, जो देश की दिशा और दशा तय करेगा। और मैनपुरी का मॉडल क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैनपुरी का मॉडल है सौहार्द का, मैनपुरी का मॉडल है विकास का, मैनपुरी का मॉडल है गंगा जमुना तहजीब का, और मैनपुरी का मॉडल है जो हेट पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी चला रही है उसके अंत का मॉडल मैनपुरी का मॉडल है। और इसी संदर्भ में लगातार हमारे आज नेता तेलंगाना भी पहुंचे हुए हैं, वहां पर लगातार वो अन्य नेताओं के साथ मंच को साझा कर रहे हैं। और निश्चित मतलब साइकिल पंक्चर होने का डर सता गया था, अगर राहुल के साथ जाते तो साइकिल पंक्चर हो जाती। देखिए, हमने माननीय राहुल गांधी को उनकी यात्रा के लिए बधाई भी दी है और उनको पार्टी को भी बधाई दी है। आमंत्रण भी दिया गया था आप लोगों को। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसकी पॉलिटिकल अप्रोच अलग है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, हम लोग समाजवाद की जो व्याख्या है उस पर चलने का काम करता है, उस पर हमने ही नहीं पूरे देश के और विश्व के लोगों ने चलने का काम करा। मैं उदाहरण सहित आपको बताना चाहता हूँ। उस पर चलने का काम करा महात्मा गांधी ने, उसमें काम चलने का काम करा भगत सिंह जी ने, उस पर चलने का काम करा डॉक्टर लोहिया ने, नेशनल मंडेला ने और नेताजी ने। उस रास्ते पे समाजवादी पार्टी लोग चलेगा। गांधी जी का जो रास्ता है उसी पर समाजवादी पार्टी चलेगी। जो बिल्कुल मैंने कहा, जो समाजवाद का जो रास्ता है उस गांधी जी एक मजबूत समाजवादी थे और हम उनके बताए हुए मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, राहुल लाल से अगला मेरा सवाल होगा। राहुल जी, समाजवाद से जुड़े हुए थे गांधी जी, लेकिन समाजवादी कह रही है हम उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं हो रहे। वो जा रहे हैं केसीआर से मुलाकात करने के लिए। देखिए, मैं जो सवाल है ना, देखिए जो सवाल आप पूछ रही हैं वो सवाल 2019 के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है, 2014 के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है, लेकिन अगर 2024 के चुनाव के लिए सवाल पूछना है तो ये पूछिए कि राहुल गांधी के विकल्प के सामने में कौन खड़ा है। तो ये सवाल ये होना चाहिए। सवाल का आपके पास जवाब नहीं है, तो ये अब मुझे ही बताने लग गए कि मेरा सवाल क्या होना चाहिए। आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। मुझे ही सवाल बताने लग गए। 7 सितंबर से जब से भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई है तब से फिजा पूरी तरह से बदल चुकी है। देखिए, बदले हुए परिस्थितियों में आज के समय में विपक्ष में बिल्कुल एक सर्वमान्य नेता है राहुल गांधी। और वो देखिए, केवल दक्षिण भारत में कम से कम मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को 125 सीटों का दक्षिण भारत में लाभ होने जा रहा है। अभी जो कर्नाटक के चुनाव होंगे आप वहां पे देखिएगा क्या स्थितियां बनने जा रही है। तो इसलिए सवाल यह है कि बीजेपी की तैयारी कांग्रेस के सामने में कहां पर टिकने वाली है या नहीं टिकने वाली है। विपक्ष के तमाम लोग अभी बड़े बीजेपी का हवा में ना उड़ जाए, आप ये सोच रहे हैं। भुवन भास्कर जी बड़ा सही चीज कर रहे थे, मैं उनके बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये चुनाव जो है वो गांधीवादी मूल्यों बनाम वो तानाशाही मूल्य, इसके बीच में खड़ा है वो। तभी कांग्रेस पार्टी अकेली खड़ी है क्या? नहीं, अकेले खड़ी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। कई बार हम लोगों को जो दिखता है वो वास्तविकता नहीं होता। अखिलेश जी सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ड्रामा नहीं, पूरा तभी वो केसीआर के पास चले गए, राहुल गांधी के पास नहीं गए मुलाकात करने यात्रा में। विश्लेषण करते हैं कि केसीआर का खेमा क्या अलग है, ममता बनर्जी का खेमा क्या अलग है। सवाल ये है कि विपक्ष एकजुट क्यों नहीं? विपक्ष एकजुट होगा। देखिए, जैसे जैसे चुनाव का समय आएगा आप देखेंगे विपक्षी एकजुटता को लेकर जो बीजेपी के लोग खुश हो रहे हैं कि विपक्ष टूटा फूटा है, अलग सा दिख रहा है, वो तमाम एकजुटता की स्थिति दिखेंगे। क्योंकि जो मुख्य मुद्दा है, ये चुनाव जो है मुद्दा बनाम मुद्दों के आधार पर होना है। जो बीजेपी चीजें लाती थी कि वो सपना दिखाती थी, तो मुद्दा बनाम सपने। बीजेपी को तो ये बताना है कि 9 साल हो चुके हैं उनके सत्ता के, 18 करोड़ नौकरियां कहां पे है। अच्छा, विपक्ष सवाल पूछ लेकिन रहा है। फिर भी अभी तक विपक्ष एकजुट अंबर नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, विपक्ष में जितने भी नेता हैं सबकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। और जैसा कि भी राहुल जी ने कहा कि राहुल गांधी के सामने कौन सा चेहरा है, तो अपने आप में ये सवाल सुन के ही मुझे हंसी आ गई। क्योंकि अगर हम जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनकी ब्रांड अभी भी भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में इतनी ज्यादा प्रख्यात और इतनी ज्यादा हम देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा लोगों के बीच उनकी प्रसिद्धि है। उसको देखते हुए आप ये सोचिए कि वो राहुल गांधी जो एसी रूम और एसी कार से बाहर नहीं निकले थे, वो डर के हमारे पैदल सड़कों पर निकल आए। आप ये डर देख लीजिए। और आपने 2024 की किलोमीटर बनाम आधा किलोमीटर हम लोगों ने देश को देख लिया। कह चुके हैं कि बीजेपी जीतने वाली है, जब खुद विपक्षी कह रहा हो कि 2024 में जीत बीजेपी की होने वाली है। कोई नहीं कह रहा। डर खुद साफ नजर आ रहा है कि डर की वजह से आप देखिए कि डर का प्रभाव राहुल गांधी जो एसी रूम में कार में रहते थे वो सड़कों पे निकल आए। 15 मिनट का रोड शो करना पड़ा। डिसाइड कर लीजिए, ये बताइए, राहुल गांधी पहाड़ों पर जाएंगे तपस्या करने या फिर वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? तो आप बताइए ना। तो
आप जो चुनाव जिस भाषा में लड़ना चाह रहे हैं, उसका पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप उनको प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या तपस्वी बनाना चाहते हैं। तो आप उनको बताइए ना, आप अभी तक विपक्ष के पास ना ही सामाजिक सरोकार है, सामाजिक सरोकार के नाम पर आप भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करनी है तो जो आपने भारत का विभाजन किया है ना, पहले भारत आप जोड़िए, जिस भारत का विभाजन आपने किया अपनी महत्वाकांक्षा को जोड़ के आगे, जो आपने इतिहास में गलतियां की है, इस देश के सीने पर खंजर चलाया है, उसको अंडर कीजिए, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा सफल हो पाएगी। आप देख लीजिए कि 64%। अरे जाइए इस देश की जनता इस विपक्ष को इतना ज्यादा लचर विपक्ष मैंने भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा। जीएसटी बीच में कहां से आ गया? सवाल ये था राहुल, सवाल ये था राहुल जी की विपक्ष एकजुट क्यों नहीं आ रही? टेंशन करने की कोई चीज नहीं है। आप अगर एकजुट हो पाएंगे ना तो वो मोदी डर में हमें मिलकर हराना, सामने में आप मिलकर भी नहीं हरा सकते क्योंकि ब्रांड मोदी प्रधानमंत्री जी का जो कल का बयान है, अच्छा ये बता दीजिए प्रधानमंत्री जी को कल ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी उनको कि क्या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुस्लिमों के प्रति कोई बयान ना जाए, अब वो उनके प्रति भड़काऊ बयान ना जाए, इसका मतलब है कि इसको एड्रेस ना किया जाए। पहले तो आप कहते हैं ठीक है जी, जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से हैं पंकज जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। पंकज जी सवाल मेरा वही है, बिल्कुल सवाल मेरा वही है कि एक तरफ केसीआर नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, ऐसे कैसे विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को चुनौती दे पाएगा 2024 में? शाजिया जी आपको जो नजर आ रहा है उसमें नजरिए का थोड़ा सा समस्या है। मेरा ये कहना है कि इस समय जो यूपीए है और यूपीए में जो पार्टियां थी वो बाकायदा यूपीए में हैं। एनडीए से जरूर शिवसेना और जेडीयू बाहर गया है और जो जिन पार्टियों का आप नाम ले रहे हैं वो यूपीए में नहीं है। और वो आमतौर पर ऐसा होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के पहले भी वो एक अपनी रणनीति तय करते हैं और तय करते हैं उन्हें कहाँ जाना है। देखिए हमारे लिए मुद्दा ये है कि इस समय देश का हाल क्या है। अभी नारायण राणे जी जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी कह दिया कि 6 महीने में भारत मंदी का शिकार होने जा रहा है। अभी हमारे यहाँ तकरीबन 1.5 करोड़ नौकरियां अभी सीएमआई की रिपोर्टें चली गई हैं। हमारे जो गैस सिलेंडर है वो 1100-1200 रुपए का एक सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई चरम पर है, नौकरी बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है इसकी कल्पना बिल्कुल। और इसीलिए आप लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इसीलिए पंकज जी आप लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। बहुत देर बाद मौका दिया है, 2 मिनट मौका मैंने आपको पहले ही दिया था लेकिन आपकी आवाज नहीं पहुंच पाई थी। इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत देर बाद मौका है तो 2 मिनट ठीक है, बात रखिए। ठीक है, पॉइंट पर आइए। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप 2024 की बात करते हैं तो एक तरफ मुद्दे हैं, एक तरफ मुखौटा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश से वादा किया था कि 40 रुपए में वो पेट्रोल देंगे। उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी। हकीकत यह है कि सब बर्बाद कर दिया जो उन्होंने वादा किया था। उल्टा इस देश के सार्वजनिक उपक्रम अपने दोस्त जो उनके पूंजीपति दोस्त हैं उनको बुरी तरह बेचा, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान यह हुआ कि जो आरक्षित समाज था, जो दलित पिछड़े थे, जिनको उनमें नौकरियां मिलती थी, उनके हाथ से एक बड़ा अवसर छिन गया। सरकारी उपक्रमों के बंद करने का इस देश के सामाजिक समीकरणों में और जो पिछड़े दलित लोग हैं उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है क्योंकि उनके सामने एक अवसर छिन जाता है। इस पूरी परिस्थिति में आज और खास तौर पर जिस तरह नफरत की राजनीति फैलाई गई है उसके खिलाफ राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली, आपने देखा, और लगातार वो चल रहे हैं। लोगों को एक ही संदेश दे रहे हैं कि इस देश को एकजुट करने के लिए आप प्रेम के रास्ते से चलिए, आप इस देश के जो महात्माओं ने कहा इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ भारत जोड़ो यात्रा कोई 2 दिन से नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से चल रही है, लेकिन बावजूद इसके ना अखिलेश यादव नजर आते हैं, ना ममता बनर्जी नजर आती है, ना ही कोई और नजर आता है। और आप कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट है। दूसरी तरफ आज की तस्वीर जहां सब पहुंच जाते हैं। शाजिया जी मैंने पहला ही वाक्य आपसे कहा था कि यूपीए एकजुट है और जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं वो यूपीए में नहीं है। कृपया मतलब आप इन लोगों को कुछ नहीं मानते, आपको इनकी जरूरत नहीं है। अरे भाई मैंने आप अपनी बात मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? ये मेरा सवाल नहीं है, सवाल है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो चुने हुए चाय पर चर्चा कर रहे हैं लोग आजकल इसी मुद्दे को लेकर के।
कि राहुल जी अपनी यात्रा में अकेले पड़े हुए नजर आ रहे हैं। पंकज जी, अगर आपने तय कर लिया कि आप ही बोलेंगे तो आप बोल लीजिए। बिल्कुल नहीं, सवाल था। नहीं तो जवाब तो देने दीजिए। आप बौखला रहे हैं, आप बौखला रहे हैं, वो दिख रहा है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते आपका मतलब है ये कुछ नहीं। अरे भाई, हम तो सोच भी नहीं सकते सपने में। ये चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और इस देश का इतिहास है। आ रही हूँ विनीत जी आपके पास। संसदीय लोकतंत्र का एक इतिहास है। पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे लड़ती थी तो भी वो कभी इस गठबंधन में जाने का प्रयास करती थी, कभी उस गठबंधन में जाने का प्रयास करती थी। दो सीट जीतती थी, माफ करिएगा, तब की मैं बात कर रहा हूं। तो ये तो भारतीय लोकतंत्र में एक खूबसूरती है। हर पार्टी अपना एक देखती है पोजीशन की वो किस विचारधारा के साथ जाना पसंद करेगी। आज इस देश में खतरनाक विचारधारा के हाथ में शासन है, ऐसा हम मानते हैं, जिसके सामने जिस देश में इस देश की संस्थाएं यहाँ थी, सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है और ये सुप्रीम कोर्ट तक पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या हो रहा है यहाँ पे, आप जजों की नियुक्ति के मामले में आप अच्छी तरह जानती। ऐसे में इस देश के सभी विपक्षी पार्टियों से अपील है कि वो मिलजुल कर कोई रास्ता निकाले। और एक आखिरी बात कह दूं, कबीर दास का दोहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। थोड़ा समय आने दीजिए, अभी 1.25 साल बाकी है। कभी भी नहीं बन जाते। साजिया जी, इन्होंने बहुत सारे मुद्दे गिने, एक एक का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि भारत बड़ी खराब हालत में है, भारत का ये हो गया है, इस तरह का ये एक चित्रण यहाँ स्टूडियो में करते हैं। बाहर जाके ऐसा लगता है कि बाहर निकलेंगे तो पता नहीं क्या बदला मिलेगा। दुनिया क्या कहती है? दुनिया कहती है कि पूरे एक आर्थिक अंधकार में एक जो आशा की किरण नजर आती है वो भारत है। पंकज जी, बीच में मत बोलिए। अगर आप बीच में बोलने का काम शुरू करेंगे तो आप भी नहीं बोल पाएंगे। आप भी नहीं बोल पाएंगे। आप भी नहीं बोल पाएंगे। गैस सिलेंडर कितने? मुझे मेरी बात रखने दीजिए, आता हूँ। गैस पे भी आएंगे, सिलेंडर पे भी आएंगे। पंकज जी, थोड़ा धैर्य रखिए। अब ये महंगाई की बात कर रहे हैं, अब महंगाई की बात करते हैं। 2013 में भारत में जो महंगाई दर थी वो 18-19% थी, जबकि कोविड महामारी के बाद भी जहां पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा गई, उसके बाद भारत ने रिकवरी करते हुए आज भारत की महंगाई दर जो है वो 5 के आसपास है। आप डबल डिजिट में रखते थे महंगाई की दर अपने समय पे। दूसरा, जहां पंकज जी देखिए, इस तरह का आचरण ठीक नहीं है। देखिए, मैं मानता हूं कि आप सरकार नहीं बना पा रहे हैं, ना बना पाएंगे, लेकिन इतनी बौखलाहट ठीक नहीं है कि आप इस तरह का आचरण करें। आप बड़े भी हैं हमसे, ऐसा कुछ बोलिए ना, ऐसा आचरण दिखाइए जो हमें सीखने को मिले। ये मत करिए। देखिए, अखिलेश जी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज्यादा दूर था या आज केसीआर जी की रैली में जाना ज्यादा दूर था? वो यहां तक नहीं आए, एक चिट्ठी लिखकर काम चला दिया। उसका कारण क्या है साजिया जी? क्योंकि एक यूपी के लड़के नाम का नैरेटिव ये पहले चला के देख चुके हैं, सुन भी लीजिए। और उस नैरेटिव के बाद इन्होंने देखा कि किस तरह से अखिलेश जी को लगा कि उनकी जो थोड़ी बहुत जमीन उत्तर प्रदेश में है उसे भी राहुल गांधी जी जैसे कांग्रेस को समाप्त किया है वैसे कहीं उन्हें भी ना समाप्त कर दें। इसलिए अखिलेश जी और बाकी जो पार्टियां हैं वो अपना दामन बचाती हुई राहुल गांधी जी से फिर रही हैं। रोजगार हर साल देने थे, कहाँ हैं? ठीक है, रोजगार पे भी भुवन जी बात रखिए। प्रोफेसर साजिया जी, देश का नेतृत्व कौन करेगा ये देश तय करेगा, और ये देश ने पहले भी तय करा है। मैं आपको उदाहरण सहित बताना चाहता हूँ। चंद्रशेखर जी थे, अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बने क्योंकि देश ने तय कर दिया था। बहुत लंबी फेरियत है। इंद्र कुमार गुजराल साहब, देवी गौड़ा साहब और बहुत सारे आपको प्रधानमंत्री देखने को मिल जाएंगे। निश्चित तौर पे ये पहले भी देश ने तय करा है और आगे भी देश ने तय करा है। और आज मैं आपको बहुत गंभीरता से बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी मॉडल ने तय कर दिया है कि 2024 में देश की दिशा और दशा क्या होगी, उसका तय केवल मैनपुरी मॉडल ने कर दिया है। मतलब कि विपक्ष का चेहरा कौन रहेगा? अखिलेश रहेंगे? मैंने वही तो बोला, देश तय करेगा, पहले भी तय करा है। और आज जिस पार्टी को मैनपुरी मॉडल को आप क्यों बोल रहे हैं? आज जिस पार्टी, सर विनीत जी, आज जिस पार्टी को सत्ता का घमंड हो रहा है, हम बड़ी विनम्रता से कहना चाहते हैं वो 2 सांसदों की पार्टी थी। आज संसद में सब सत्ता दोनों जगह उनकी है। मैं इनको बताना चाहता हूं, विनीत जी को इसके अलावा बताना चाहता हूं कि लगातार
आप लोगों के जो साथी हैं वो आपको छोड़ के जा रहे हैं और राजनीति के आप नए भस्मासुर हो। आप लोगों ने वीआईपी पार्टी को खाने का काम करा, महाराष्ट्र में आपने शिवसेना को खाने का काम करा, अकाली आपको छोड़ गए। आपका कुनबा कमजोर हो रहा है और लगातार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारा कुनबा सवाल मजबूत मुझसे हो रहा है। कुनबा कमजोर हो रहा है विनीत जी, 10 सेकंड में जवाब रखिए। सारे सवाल मुझसे हैं तो 10 सेकंड नहीं, थोड़ा सा मुझे समय दिया जाए उसका जवाब देने के लिए। देखिए, हमारे 2 सांसद थे और वहां से चल के आज हम पूर्ण बहुमत तक पहुंचे हैं, लेकिन ये तो पूर्ण बहुमत से चलकर यहां तक पहुंचे हैं। आप गिरते हुए को उठते हुए से कंपेयर कर रहे हैं और जरा सी शर्म भी नहीं आती है। यूपी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, बड़े प्रवचन भुवन जी ने अभी दिए हैं। 2017 से पहले किस तरह से यूपी को देखा जाता था? पूरे देश में गुंडा राज के नाम से यूपी को देखा जाता था कि किस तरह से वहां गुंडा राज है, सड़कों पे आप चल नहीं सकते, अंधेरा होने के बाद आप सड़क पे निकल नहीं सकते, आपको लूट लिया जाता है, मार दिया जाता है। और आज जब उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में आता है, किस लिए आता है? एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आता है, विकास के लिए आता है। आपको शायद इसका अंदाजा भी नहीं होगा भुवन जी, आपके जो जीडीपी शेयर था स्टेट का, यूपी का, वो 2% था, अब 14% है हमारी केवल 5-6 साल की सरकार। बुलडोजर ठीक है, जवाब के लिए जवाब के लिए बादल देवनाथ कुछ कह रहे हैं। बादल देवनाथ यहाँ पर पंच मार दिया है। विनीत जी ने कह रहे हैं कि हम तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन आपके पास तो सब कुछ था, आप गवा कर यहाँ तक पहुंचे। आप क्या कहेंगे इस पर? पॉलिटिक्स में कोई भी ऊपर उठ सकता है, नीचे गिर सकता है, ऐसा हो सकता है मैडम, ऐसा कोई बात नहीं है। आज कांग्रेस नहीं है तो कांग्रेस नहीं आएगा, कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा। मोदी जी 10 साल 2014 से 2022 हो गया, ठीक है, तो इस बार विपक्ष का चेहरा कौन? ममता बनर्जी, ऐसा कोई बात नहीं, कोई स्थिरता नहीं है। लेकिन 2024 में जो कांग्रेस ने कहा, बात पहले आपको समझे, 2014 से 2024 तक मोदी जी ने क्या किया? 5 ट्रिलियन तो सरकार नहीं हुआ, मेक इन इंडिया नहीं हुआ, डिजिटल इंडिया नहीं हुआ। वो हम समझ रहे हैं, आप लोगों के दिलों में बहुत सारा गुबार है मोदी जी को लेकर के, बीजेपी को लेकर के, क्योंकि बीजेपी को हराना है। हम समझते हैं ये गुबार है आप लोगों के दिलों में, लेकिन ये गुबार निकालने से बेहतर होगा बादल देवनाथ जी, आप उस पर बात करें कि आप लोगों की रणनीति इस बार क्या रहने वाली है। यही आप डिबेट के चर्चा का मुद्दा है। मैं बात कर रहा हूँ, मुद्दे पर बात कर रहा हूँ मैडम। आपका क्या दिक्कत हो रहा है? आप कोई दिक्कत नहीं। मुझे मेरा तो आंसर ले लीजिए 30 सेकंड का। जो 2014 से 2022 तक पूरा देश में 5 लाख करोड़ किसान आत्महत्या किया। एक किसान आंदोलन दिल्ली के आसपास हुआ, 700 करोड़ किसान मर गए। कोरोना में 5.5 लाख लोग मर गए। अब बताइए तो ये रास्ते पर, सड़क पर, गंगा पर, नदी पर, बादल देवनाथ जी, सुन लीजिए, मैं समझ रही हूँ कि बहुत सारे दिलों में गुबार है, लेकिन ये गुबार अभी मत निकालिए, ये इलेक्शंस में निकालिएगा। अभी ये बताइए कि 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होने जा रहा है? आप टीएमसी से बैठे हैं, इसलिए सवाल आपसे, क्या ममता बनर्जी होंगी या कोई और? वही बात मैं आपको घुमा के कह रहा हूँ। भाजपा के नेता बोल रहे हैं अभी तो देखो 399 दिन बाकी है, मैं तो कह रहा हूँ 400 दिन बाकी है, तो 1 साल 3 महीना बाकी है, तो आप इसे आप क्यों डिबेट कर रहे हैं? मुझे और 2-3-4 महीने आने दीजिए। बादल जी, भाजपा का नेता कौन है और इस देश का नेता कौन है, ये जनता जानती है। और आप 130 करोड़ में किसी से भी पूछेंगे वो बता देंगे। मैं अपना बात तो बोल दिया। ममता बनर्जी सबसे अनुभवी है, मतलब राहुल गांधी की चेहरा नहीं है। 3 बार का मुख्यमंत्री, 5 बार का एमपी, 2-3 बार का एमएलए है, सबसे अनुभवी है। मैं तो कह दिया, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ ममता बनर्जी कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में। ममता बनर्जी उन्हें हिमालय का रास्ता नहीं पता था, इसलिए वो हिमालय की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि भी हैं, बादल देवनाथ जी भी हैं, किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारे मुखिया ही जो है कि बनेंगे प्रधानमंत्री। अब आप समझ लीजिए, बीजेपी ही नहीं, आपके जो आप सोच रहे हैं आपके साथ खड़े होंगे वो भी तो रोड़ा ही है बराबर से। कोई रोड़ा नहीं है, पार्टी के लिए देखने का नजरिया का यही अंतर है। सबको आप देख रहे हैं, कोई ख्वाब नहीं देख रहे। देश का नेता कौन होगा, ये जनता के बीच से निकल के आती है। 2025 तक ना चली जाए बात, आप लोग सोचते रह जाए। नहीं जाएगी ये बात, मैं तो स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि बीजेपी जो खुशफहमी पाल के रखी है। अभी इन्होंने कहा महंगाई के मामले को लेकर 18 महीने तक आपका थोक महंगाई दर राहुल जी में बना हुआ था। बीजेपी तो कम से कम खुश
खुशफहमी में है, विपक्ष तो पूरा गम में बैठा हुआ है। कोई कह रहा है मैं होऊंगा, कोई कह रहा है मैं होऊंगा, आखिर होगा कौन चेहरा ये समझ में नहीं आ रहा। हाल के समय में जितना उपचुनाव हुआ, देखिए अभी ये कह रहे थे कि गुजरात का परसेंट जीते नहीं याद है। हाँ ठीक है, दिल्ली एमसीडी का हार नहीं याद नहीं है। राहुल जी आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ अंबर, आ रही हूँ आपके पास, जल्दी से हेडलाइंस बता देती हूँ विनीत जी। हेडलाइंस इस समय की क्या है, दर्शकों को बता देते हैं, फिर लॉन्चेंगे डिबेट्स पर। तो क्या विपक्ष वाकई एकजुट है? क्या मोदी की चुनौती से पार पा पाएंगे 2024 में, या फिर बन जाएंगे एक बड़ी चुनौती? इसी मुद्दे पर कर रहे हैं बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल अभी इस समय स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, बाहर से भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधा रुख कर रही हूं अंबर जैदी का। अंबर, क्या लगता है क्या तस्वीर सामने आएगी? यहाँ पर तो सब आपस में ही लड़े हुए हैं। समाजवादी से कह रहे हैं कि हम जाएंगे, टीएमसी से कह रहे हैं हम जाएंगे आगे। आखिर जाएगा कौन आगे? 2024 में होगा क्या? जाएगा तो मोदी जी ही, ये बात क्लियर है। और ये बात शशि थरूर खुद अपनी ट्वीट में कह चुके हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। और उसका सबसे बड़ा रीजन शाजिया ये है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को एक संगठन के रूप में देखें तो वो सिर्फ चुनावी समय में उतर कर नहीं आते और कोई एक हो हल्ला नहीं मचाते, वो पूरे साल एक ही शिद्दत के साथ काम करते हैं। उनके संगठन में एकता नजर आती है, एक उद्देश्य नजर आता है, क्लैरिटी नजर आती है, जनता के मुद्दों की समझ बहुत अच्छे से रखते हैं। राहुल जी, मैं आपके समय पे नहीं बोली थी, बोलने दीजिए, नहीं बाद में बोलिएगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। राहुल जी, आप लोगों का काम ये है ना रोड अटकाना, आप लोगों के अपने मुद्दे नहीं है, आप लोग सिर्फ रोड अटकाते हैं दूसरों के मामलों में, आपके अपने मुद्दे नहीं है। और ना ही विपक्ष को यही चेहरा आपकी विपक्षी पार्टियों का है। आप ना ही जनता के मुद्दे 2019 की बात कर लीजिए, राज्यों में जो पिछले आप इस असेंबली इलेक्शन हुए, आप लोग जनता के मत को नहीं समझ पाए। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि आपको पहले भी 2024 में भी आपको वही मुंह की कहानी जाएगी। आपको लगता है कि बीजेपी बिल्कुल नहीं, अभी बदला हुआ नया भारत है, भारत जो अपने अधिकारों को जानता है और भारत के भविष्य की समझ रखता है। उनको पता है कि भारत का भविष्य क्या है और इसी के समझ रखते हुए 2024 में आएगा तो मोदी, और इसकी मोहर लगा चुके हैं। छोड़ दीजिए, आप थोड़ा अपने विश्लेषण को बदल लीजिए। ये आपको डर है, आपका देश के मुद्दों की समझ रखते हैं और ना ही आपको ये डिसाइड करना है कि आखिर विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा। पहले आपस में डिसाइड कर लीजिए। अरे आप ठीक है राहुल जी, पार्टी कांग्रेस बनेगी, कोई भी बन जाएगा, ठीक है, कोई भी बन जाएगा, कोई भी बन जाएगा। ठीक है, आप ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा में आज राहुल अगर पैसा जनता के मुद्दों पर लगा दिए होते ना तो आपको शायद थोड़ी सी आपके पार्टी की थोड़ी सी अस्तित्व बना रहता। ठीक है राहुल जी, ये बताइए कि आप बहुत वकालत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल गांधी जी की भी अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आज क्या हो गया ऐसा कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी अलग थलग अकेले पड़ गए और दूसरी तरफ केसीआर के खेमे में सब चलते बने? नहीं, देखिए वो अलग थलग नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। वो कभी होता है ना कि देखिए 7 सितंबर को तो वो कारवां और भी अकेले था। अलग थलग कैसे नहीं है, कैसे नहीं है, वो अभी दिख रहा है। पार्टियों को बुलाया आप लोगों ने, वो अभी आ रही है, पार्टियां अभी आ रही है, नहीं आ रही है, सब लोग आएंगे। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जान लीजिए, कितनी पार्टियों को आप लोगों ने बुलाया, कितनी पार्टियों को आप लोगों ने बुलाया? पहले मुझे बताइए कि आप लोगों ने अलग अलग पार्टियों को आमंत्रण दिया था क्या? नहीं, देखिए पार्टियां कांग्रेस पार्टी ने दिया था ना, सभी लोग दिया था ना, बिल्कुल दिया था ना। कितने आ गए? बिल्कुल कितने आ गए? सभी पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां वो अभी कांग्रेस की शक्ति का मूल्यांकन कर रही हैं, है ना? कि लेकिन कांग्रेस केसीआर के साथ ऐसा नहीं कर रही है, लेकिन केसीआर के साथ शक्ति का पता है, अभी मूल्यांकन को अपनी शक्ति का पता है। नहीं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है वो। राहुल जी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल जी मतलब कि वो स्वीकारते हैं कि केसीआर से भी अभी वो कम है, मोदी जी तो दूर की बात हो गई, अभी दिल्ली दूर जैसी बात हो गई। नहीं देखिए ये चीज तो ऐसा नहीं है, सब अभी आपस में के सब लोग देखिए, आप ये चीज को मान रहे हैं कि केसीआर के वहां पे जो बैठक चल रही है, वो कांग्रेस के विरोध में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है। आपकी जो सियासी पार्टियां हैं जिसमें समाजवादी आती है, टीएमसी आती है, आम आदमी पार्टी आती है, केजरीवाल मुखिया है, भगवंत मान है, क्या ये सब ये समझ रहे हैं अभी इस समय कि केसीआर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है?
राहुल गांधी के आगे तभी अभी उससे ना मिलने चले गए? ये कोई कारण नहीं है। अभी समन्वय की स्थिति चल रही है, अलग अलग जगह लोग बातचीत कर रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार भी अलग से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वही ममता बात बनर्जी अलग से राहुल प्रयास जी कर की रहे वही हैं। अपनी देखिए, राहुल गांधी के साथ राहुल देखिए, गांधी जी की अपनी जो घटना देखिए कांग्रेस प्रवक्ता ने बिल्कुल ममता सही बनर्जी है कहा उनकी कि यूपीए के तमाम ममता बनर्जी का भी विपक्ष के बड़े नेता के रूप में विपक्ष का चेहरा कौन होगा? विपक्ष का चेहरा का रूप में देखिए, मैंने शुरुआत में बता दिया। और एक राष्ट्रीय देश में जो चिंतन का पार्टी विषय है नहीं है कि विपक्ष की मोदी के सामने में कौन है, देश के सामने में चिंतन का विषय है कि राहुल गांधी के सामने में कौन। तो इसलिए आपका विश्लेषण ही अलग है। आप अभी पुराने धरने वाले विश्लेषण में ही लगे हुए हैं। ठीक है विनीत जी आपको क्या कहना है? विनीत जी की बात का जवाब देना। आ रही हो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल राहुल लाल जी ने उठाया है कि राहुल गांधी जी के सामने कौन है। तो जिस तरह का पतन उन्होंने कांग्रेस का किया है तो पूरा कांग्रेस समाप्त कर दिया। तो हिस्ट्री में फिर चले गए, ये वही मैं बोला ना, पूरा का पूरा कांग्रेस अतीत ही बनने वाला है। पूरा कांग्रेस अतीत बनने वाला है। पूरा कांग्रेस कैसे अतीत बनेगा? आज सोच के देखिए कि बात रखने दीजिए राहुल जी, बात रखने दीजिए। देश में अगर दो राष्ट्रीय बात रखने दीजिए, चिल्लाने से काम नहीं चल जाएगा। हमेशा गले को तकलीफ मत दीजिए, पानी पी लीजिए, इत्मीनान रखिए, उनको बात रखने दीजिए। देखिए, जब से राहुल गांधी जी के हाथों में कांग्रेस की बागडोर आई तब से लेके अब तक जो है कांग्रेस का पता नहीं हुआ है। इन्होंने बार बार अलग अलग पैकेजेस में राहुल गांधी को लाने की कोशिश की है। जेपी नड्डा जी अपना होम स्टेट तो बचा नहीं पाए, फिर भी उनको आप लोगों ने नॉमिनेटेड कर दिया ना। सुन लीजिए, बात पूरी कर। नहीं आप भी तो सुनिए, आप सिर्फ बोलने के लिए आए हैं। जेपी नड्डा ने नहीं, आप भी सुनिए। एक छोटा सा बीच का 1 सेकंड का सवाल पूछा हूं कि जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश हार गए, उनका इसका जिम्मेवारी उन्होंने लिया क्या? राहुल गांधी के नैतिक मूल्य सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब तो देते नहीं, आप सिर्फ सवाल पे सवाल करते रहते हैं। आपको एंकर बनना है। राहुल गांधी जी का सवाल पूछ के शांति से सुन रहा हूं विनीत जी को। राहुल गांधी जी का जो ये सफर है ये तभी पूरा होगा जो अभी 40-50 कुछ सीटें बची है ना, उनको 0 तक लाके तब राहुल गांधी जी का पूरा ध्येय पूरा होगा। क्योंकि कांग्रेस ने भी उनके साथ एक अत्याचार किया है। वो अपनी एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते थे, छुट्टियों पर जाना चाहते थे, घूमना फिरना चाहते थे, वो सब उनका खत्म करके उन्होंने काम में लगा रखा है। आप लोगों का जो तमाम आलोचना था कि वो घूमते फिरते हैं, वो छुट्टियों पे रहते हैं। भाई प्रधानमंत्री जी आधा किलोमीटर के रोड शो में तो फिर वो नजर नहीं आए। आधा किलोमीटर का रोड शो प्रधानमंत्री जी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में एक दिन की छुट्टी नहीं ली है। पहले सुन लीजिए, एक दिन की छुट्टी नहीं ली है। आपके 2 महीने के रोड शो में भी 10 दिन की छुट्टियां लेकर राहुल गांधी बैठे थे। ये देश समझ चुकी है कि आखिर ये किस दबाव में कौन है यहाँ पे। आप अगर राहुल गांधी की विश्लेषण आप पुराने क्षमता के साथ करते हैं तो आप करने के लिए स्वतंत्र आप कीजिए। अच्छी बात है कि इस खुशफहमी में विपक्ष और मजबूत हो रहा है। ठीक है शादिया जी, अब मुझे एक चीज याद आई है। इन्होंने बताया कि पुरानी चीजों से राहुल गांधी जी का आंकलन नहीं करना है, और राहुल गांधी जी भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि राहुल गांधी को तो उन्होंने मार दिया है, ये तो कोई और है जो यात्रा में घूम रहा है। अगर कोई अपने कमियों को दूर कर रहा है, अगर वो एक-एक कमियों को ढूंढ के कोई राहुल लाल जी ने ये बात यहाँ पे बताई है, इसमें क्या पुराने राहुल गांधी को नहीं देखना है, ये कोई और है। नहीं भैया, जो तमाम गलतियां थी उसको उन्होंने दूर किया है। ये तो कितनी बड़ी बात है भारतीय राजनीति में। कोई राजनीति है अपने कमियों को स्वीकार करे, अपने कमियों को स्वीकार करके उसे दूर करे। देखिए राहुल गांधी ठीक है, आप बात रखिए। देखिए, मुझे विनीत हमारे जो साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश को कैसा बना दिया वो स्थिति बतानी है। इनके तो जुमले के लोग हैं, सारा देश और प्रदेश जानता है। निश्चित तौर पे मैं आपको फैक्ट सहित बताऊंगा। मैं अध्ययनरत व्यक्ति हूँ, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ। आज उत्तर प्रदेश परीक्षा लीक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। उत्तर प्रदेश में परीक्षा माफिया इतने हावी है, हमारे युवा और विद्यार्थियों के लिए वहाँ पर कोई भी परीक्षा होती है और लीक पहले हो जाती है। ये आज अपने युवा और विद्यार्थियों का कर दी है स्थिति। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कस्टोडियल डेथ में आप सबसे आगे हैं। अभी अभी गाजियाबाद में, लेकिन आज हम उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा नहीं कर। नहीं, इन्होंने अभी मैं इनकी बात का जवाब दे दूंगा, 2 लाइन में दूंगा। सर आप मेरे को तो बोलने नहीं दिए जो आप कह रहे हैं। कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है कस्टोडियल डेथ में? देखिए आंकड़े उनके सही है, मैं आप कहीं से भी चेक करके देख लीजिए। ठीक है राहुल जी 1 सेकंड, आप मुझे लगता है धीरे धीरे करके ना अटेंशन सीकर बनते जा रहे हैं। कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन आप बीच में जरूर बोल रहे हैं। सबको मालूम है कि आंकड़े रखे जा रहे हैं। जल्दी से सर अपनी बात पूरी कीजिए। कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश सबसे आगे बढ़ चुका है। आज की स्थिति ये है। और व्यापारियों की हालत आपने ऐसी कर दी है कि जीएसटी के छापे लगातार 72 घंटे में चले, और व्यापारियों के जो अध्यक्ष हैं, व्यापारियों के यूनियन के नेता हैं, उन्होंने कहा कि इस पे अवैध वसूली की जा रही है कर्मचारियों के द्वारा। और हमारे नेता
माननीय अखिलेश यादव जी जब बीच बचाव में आए, आपको 72 घंटे के बाद उस छापामारी को वापस लेना पड़ा, आप बैकफुट में आए। आज एक लाइन सुन लिए, 10 सेकंड में आपका जवाब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये 2022 में भी उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे ना, जिसमें एक प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा मैंडेट जनता ने हमें उत्तर प्रदेश में दिया है। आपने जनता को नहीं बताया ये सब, भुवन जी अपने पास ही सारे फैक्ट्स रख के छिपाकर, आपको जनता को बताना चाहिए, तब आपके शायद थोड़ा काम आ जाए। आप ठीक है, नहीं, मुझे बाकी गेस्ट के पास भी जाना है। बादल देवनाथ जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बात रखिए। मैं राहुल जी को बोलूँ, राहुल जी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन राहुल जी इतना जल्दी बोलते हैं, थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम होता है। राहुल जी थोड़ा धीरे बोलिए। और राहुल जी बहुत पुराना है, मैं जानता हूँ, बहुत सारे डिबेट किया उनके साथ, राहुल जी के साथ। और बात जो है मैडम साजिया मैडम, मैं वही बोलूंगा, अभी से ये डिबेट करना कोई जरूरी नहीं है, मैं समझता हूँ, क्योंकि अभी 1 साल बाकी है और धीरे धीरे सब एकजुट हो जाएगा, सारे आप लोग शक्ति प्रदर्शन करें और डिबेट भी ना करें। मैं जो कहना चाहता हूँ, जो 2014 से 2022 2024 तक जो शासन चला केंद्र सरकार में, सीबीआई ईडी, अब उत्तर प्रदेश का बात बोल रहा है, आप लोग बार बार बोल रहे हैं, सब सारा देश जान गया, बुलडोजर का शासन चल रहा है वहां पर, और वहां पर दलितों के ऊपर कैसे अत्याचार होता है, कैसे पेपर लीक्स होता है, ये सब पूरा देश जानता है। इसे शासन नहीं चल रहा है, जोगीराज तो नहीं चल रहा है, शासन कैसा चल रहा है पूरा देश जानते हैं। और फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, पूरा देश के अंदर मोदी जी देश के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, पूरा कुछ काम पता है कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है, आज हम इस पे मंथन कर रहे हैं। बादल जी मत भटकिए मुद्दे से। पूरे देश में चुनाव होगा, और चुनाव के बाद क्या होगा आप सब देखेंगे, जितना नेशनल मीडिया है, जितना रीजनल मीडिया है, सब देखेंगे। और मीडिया पर टारगेट करना शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं, वो भी स्वीकार है, वो भी स्वीकार है। बादल जी पंकज श्रीवास्तव का रुख कर रही हूँ, नहीं रहेगा, विपक्ष को एकजुट करने का काम किसी और ने नहीं किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ही विपक्ष को एकजुट किया है। मैं एकदम वो काम भी हमें करना पड़ा, वो काम आपने कर दिया। लगातार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, ईडी का दुरुपयोग करके, सीबीआई का दुरुपयोग करके, वो काम भी मोदी जी को करना पड़ रहा है। खुद एकजुट कर दिया। आप ये पंकज श्रीवास्तव जी, बीजेपी को तो इसका फायदा ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जजों के नियुक्ति में क्यों सरकार का ठीक है राहुल जी, ठीक है, बहुत सारे सवाल है आपके पास पंकज श्रीवास्तव जी, लेकिन इसका फायदा सीधे बीजेपी को ही हो रहा है ना, कि अब तक 2023 में आ गए हैं, लेकिन विपक्ष एकजुट नजर नहीं आ रहा है। क्या मंथन करते करते 25 में दाखिल हो जाएंगे और 24 यूं ही निकाल देंगे? शाजिया जी, आप बहुत अच्छी एंकर हैं और बहुत बढ़िया बोलती हैं, पर आपसे बस इतना विनम्र निवेदन है कि इस देश में जो संवैधानिक हमारा जो ढांचा है उसको मत भूलिए। इस देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इस देश में संसदीय लोकतंत्र है जहां तमाम पार्टियां हैं, और इस देश में जो प्रधानमंत्री का चुनाव है वो इस देश के सांसद करते हैं। और ऐसा इतिहास में कई बार हुआ, एक बार नहीं हुआ। चुनाव के पहले इस बात की घोषणा नहीं की जाती कि कौन प्रधानमंत्री होगा, बल्कि ये होता है कि जो पार्टियां चुन के आती हैं वो तय करती हैं, उनके सांसद तय करते हैं कि इस देश में प्रधानमंत्री कौन होगा। और इस देश में जो इस समय की हालत है, जो इस समय देश की आर्थिक हालत है, जिस तरह से हमारी राष्ट्रीय सीमाएं असुरक्षित हैं, चीन जिस तरह से घुसा आ रहा है और चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे, ये सारा देश देख रहा है। सारा विपक्ष इस बात को देख रहा है कि इस देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं थी वो लगातार खतरे में है, उन पर आक्रमण हो रहा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर चिंतित है कि उसके जो अधिकार थे उसको भी छीनने की कोशिश हो रही है। तो आपको जो चीज इधर उधर दिखाई पड़ रही है, ऐसा कुछ है नहीं, पूरा विपक्ष इस बात को समझता है। और जब समय आएगा, जैसा मैंने कहा कि ऋतु आए फल होए, माली डाले 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, ये सारी बात जो समय पंकज जी, आपने अपने जवाब की शुरुआत में ही मुझ पर कटाक्ष कर दिया, अपनी कमी को छुपाने का ये बहुत अच्छा और नायाब तरीका है। बहुत मुबारक आपको। विजेंद्र मलिक जी नेता है आम आदमी पार्टी के। आ रही हूँ पंकज जी, ठीक है पंकज जी, ठीक है, कोई बात नहीं, सुन लिया सर। अब बाकी केस के पास जाने दीजिए। विजेंद्र मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमने देखा किस तरीके से केजरीवाल जी भी काफी उत्सुक नजर आए, साथ ही साथ भगवंत मान भी, तस्वीर तो वही निकल कर आई। विजेंद्र मलिक जी, किसके साथ है आप? आम आदमी पार्टी देखिए आम जनता के साथ में है, और मैं समझता हूँ कि बीजेपी का, जैसे बीजेपी ने अपना 2024 को लेके अपना जो है सारे कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं। महत्वपूर्ण ये है, हमारे देश में तो सारे चुनाव हुए हैं, आगे होते रहेंगे। महत्वपूर्ण ये है इस देश की जनता को उस चुनाव से मिलता क्या है। सिर्फ झूठे वादे, झूठी बातें। तो मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी जो वादे करती है वो पूर्ण करती है
कहीं एरिया में जो वादे करती है उससे भी ज्यादा डिलीवर करती है। तो गुजरात में अपनी जितने जनता को नहीं समझा पाए, अभी चुनाव हुए थे। गुजरात में जनता को बड़ी अच्छी तरीके से गुजरात की जनता ने इस चीज को समझा। 2000 आप लोगों को हरा दिया। नहीं, 41 लाख वोट मिले आम आदमी पार्टी को। गुजरात की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, 41 लाख वोट के रूप में आशीर्वाद दिया। इस 41 लाख वोट का देखिए हमारे लिए गुजरात की जनता ने जो आशीर्वाद दिया उसे आम आदमी पार्टी एक नेशनलाइज पार्टी एक बन गई है। तो ये कहना कि इससे पहले वाले चुनाव में सिर्फ 80,000 वोट आम आदमी पार्टी को गुजरात से मिले थे, तो हमने वहाँ पे जो बीजेपी का जो एक किला था उसको आम आदमी पार्टी ने वहाँ भेदा है लास्ट प्रोग्राम में। जैसे लेकिन अगर जनता ने इतना सीरियसली लिया होता तो सरकार आज आपकी होती ना, बीजेपी क्यों वापसी करती? सवाल यह है विजेंद्र मलिक जी। पंजाब में जब 2000 लास्ट का चुनाव हुआ उसमें विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, 20 सीट आम आदमी पार्टी को मिली। सीधा पंजाब चले गए। हाँ, पंजाब और गुजरात इसलिए चले गए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, गुजरात में हमने चुनाव लड़ा, तो दोनों एक चीज से एक दूसरे से कनेक्टेड है। 20 सीटें हमें पंजाब में मिली इससे पहले वाले चुनाव में, अभी हम 92 सीट जीत के वहां पे आए। ये सेम हम 80,000 वोट हमें गुजरात में मिली और अब की बार आम आदमी पार्टी को 41 लाख ठीक है वोट आम लेकिन आदमी पार्टी को 2024 में क्या होने वाला है? विपक्ष का चेहरा कौन रहने वाला है? देखो 2024 में महत्वपूर्ण ये है इस देश की जनता को क्या मिलेगा। मैं ये मांग करता हूं सभी पार्टियों से और केंद्र की पार्टी से कि वे अपने इस घोषणा पत्र को, जो पार्टी भी जो अपना घोषणा पत्र लागू करे उसको एक लीगलाइज, हमारे देश में वो लीगलाइज हो। लीगलाइज का मतलब है अगर वो घोषणा पत्र में जो घोषणाएं जो पार्टी करती है उसको अगर वो पूर्ण नहीं करती है तो उसका कुछ दंड का प्रावधान हो, जिससे वो झूठी ये सवाल का जवाब नहीं है। विजेंद्र मलिक जी, मेरा सवाल नहीं था, मेरा सवाल था कि इस बार विपक्ष का चेहरा कौन? आप तो भाषण देने बैठ गए कि इस पार्टी को ये करना चाहिए, उस पार्टी को वो करना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ अपने ही भाषण से आपको भी सीखना चाहिए और जो वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं उन सभी को पूरा करना चाहिए, क्योंकि कंझावला कांड अभी तक दिल्ली में अग्रेसिव मुद्दा बना हुआ है। लोग अभी भी गुस्से में हैं और सीसीटीवी के ऊपर सवाल अब भी उठ रहे हैं। दिल्ली की कानून सीसीटीवी के ऊपर सवाल अब भी उठ रहे हैं, तो इसमें से कुछ आप लोग भी जरूर सीखिएगा। भारतीय जनता पार्टी जो भारत की बड़ी झूठी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने यूपी चुनाव में घोषणा की कि किसानों को 5 साल के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी यूपी में जीत के आती है किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। मैं कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी पार्टी है आप लोगों के अकॉर्डिंग, क्योंकि लेकिन आज हमने डिबेट इसलिए नहीं रखी कि आप लोग आइए और भारतीय जनता पार्टी की बुराइयां कीजिए। आप लोगों की रणनीति क्या है 2024 को भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए? ये सवाल था मेरा और मुख्य मुद्दा भी यही था। राहुल लाल, मुझे लगता है सभी को भटकता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ, झूठा पार्टी है जहाँ पे इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर विपक्ष की रणनीति क्या होगी। देखिए विपक्ष की रणनीति स्पष्ट है। जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में बादल देवनाथ जी की पार्टी है, वो लड़ेगी बहुत मजबूती से जो है कि सीधे सीधे जो है कि बीजेपी के साथ। तो अलग अलग जो क्षेत्रीय ताकतें हैं वो वहां पे लड़ेंगी और कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय स्तर पे जहां जहां पे कांग्रेस मौजूद है वो लड़ेगी। तो भाई बंगाल में वहां पे तृणमूल लड़ेगी, यहाँ पे अगर हम उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में लड़ने की काम पार्टी करेगी। तो इसलिए विपक्ष में जो कंफ्यूजन बीजेपी को दिख रहा है ना, मैं तो मानता हूं कि बीजेपी उसको माने कि विपक्ष कमजोर है। तो ऐसे स्थिति में तो फिर विपक्ष के लिए लड़ाई काफी आसान है, क्योंकि यहाँ पे विपक्ष में जो कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी में भी। देखिए सबसे अच्छी स्थिति मैं ये मानता हूं, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग आज से 19 साल पहले 2004 को भूल जा रहे हैं। 2004 में क्या मनमोहन सिंह को मुख्य प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया था, उस समय भी यही चीज हो रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी बनाम कौन, ये मामला उस समय भी उठ रहा था। तो उस समय देखिए अचानक से जनता ने जवाब दे दिया कि नहीं, सामने से कांग्रेस गठबंधन की सरकार आई और सत्ता में जो है कि वो उस समय सीधे 10 साल तक सोचिए मनमोहन सिंह रहे। तो वही स्थिति, कुछ वैसी स्थितियां फिर से 2024 में फिर से 20 साल बाद उभरने वाली आ रही है। साजिया जी ठीक है, बादल जी बात रखिए अपनी जल्दी से। मैं कहना चाहता हूँ एनडीए तो नहीं है, एक ही पार्टी है भाजपा। मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ, 350 बोल रहा है, लेकिन 350 इनके पास नहीं हो आएगा। 303 तो था, अभी 180 होगा, लेकिन अलग अलग पार्टी है, 10-20 पार्टी, अलग अलग पॉलिसी है, अलग अलग एजेंडा है। वो कैसे चलेगा? अभी एक साल बाकी है, 1 साल 3 महीने बाकी है, वो कैसे क्या पॉलिसी देगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ, दीदी जो कह रही है, मैं वही बात मैं बार बार करूंगा, वो सारे विपक्ष को एकजुट करने का कोशिश दीदी कर रहे हैं और सारे विपक्ष समय आने दीजिए, एकजुट हो जाएगा और मोदी जी 2024 नहीं रहेगा, क्योंकि 2024 तक मोदी जी देश के शासन कैसे चला पूरा देश देख लिया। और बेरोजगार के बाद तो जो भाई बार बार कहना, बेरोजगार और महंगाई, पेट्रोल डीजल का दाम कितना हुआ,
और रसोई गैस का दाम कितना हुआ। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है बादल देवनाथ जी कि क्या आज बीजेपी के इस डिबेट में बुराइयां करने से आप लोग जीत जाएंगे 2024 का चुनाव? बस सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि रणनीति क्या है, अभी भी क्लियर नजर नहीं आ रहा है रणनीति को लेकर। शाजिया, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियों की प्रॉब्लम यही है 2019 के चुनाव में, या फिर आप किसी भी स्टेट के असेंबली इलेक्शन देख लीजिए, विपक्षी पार्टियों की प्रॉब्लम यही है कि वो अभी तक जनता के मत को नहीं समझ पाए हो, ना ही उनके पास कोई स्ट्रेटेजी है, ना कोई प्लानिंग है कि वो क्या लेकर चुनाव में उतरने वाले हैं, और यही वजह है कि वो उनको बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है। आप बदलते हुए देश में, हमारे देश में राजनीतिक अब जो पूरी वो ढांचा था वो पूरी तरह से बदला है, लेकिन जो पुरानी पार्टियां इस देश की वो बदलने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं है कि ये देश बदल चुका है, ये बदलता हुआ नया भारत है जो अपने अधिकारों की जानकारी रखता है। आप आज के भारत को बेवकूफ नहीं बना सकते, नहीं बांट सकते, उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, और सरकार ने आगे बढ़ा रही है, देश का वर्चस्व इंटरनेशनल लेवल पर आगे पहुंचा रही है और नाम कर रही है। जुमला पार्टी देश को बर्बाद करते हैं, यही बात है। एक बार फिर से सरकार तो नहीं का रिपोर्ट क्या बताता है कि गरीबी और अमीरी की खाई भारत में कितनी गहरी होती चली जा रही है। आप लोग रुदालियों के रोल में रह गए, विपक्ष की पार्टियां सिर्फ रुदाली बन के रह गई है, रोने का काम करेंगे, अपना मुद्दा, अपना प्लान, अपनी स्ट्रेटेजी आपके पास नहीं है। आपकी पार्टियों के नेता दिन ब दिन छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, तो आप क्या इस देश में डेमोक्रेसी मेंटेन कर पाएंगे? आप पहले अपनी पार्टी को सुधारिए, समझिए, एक बेटर प्लान के साथ आइए, तब देश की जनता का आप लिख कर पाएंगे। उब चुका है सब तभी आप जिस स्टेट में आप इलेक्शन जीतते हैं तब आप ईवीएम पर रोना नहीं होते, जब आप इलेक्शन हार जाते हैं तो अपनी हार का ठीकरा आप ईवीएम पे फोड़ देते हैं और आप अपनी कमियां नहीं समझते, आप लोग इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, और यही वजह है कि आपको बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है। उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। हमने 74 एयरपोर्ट से 148 एयरपोर्ट तक पहुंचाने का काम किया, 100% बढ़ाया 2014 से अब तक की बात करें, 91,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 1,44,40,000 आबादी के बराबर संपत्ति तो बता दीजिए ना राहुल जी, देश जान चुका है, नेशनल हाईवे 91,000 किलोमीटर से 1,44,000 किलोमीटर, मेट्रो रेल 5 सिटीज में थी, आज 20 शहरों में है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 21,000 था, आज 52,000 है, बंदरगाहों की क्षमता जो है वो 99% बढ़ी है, इंटरनेट कनेक्शन 25 करोड़ लोगों के पास था, आज 83 करोड़ लोगों के पास है, 200% बढ़ा है। डिफेंस का एक्सपोर्ट 12,000 करोड़ है आज, टोय मैन्युफैक्चरिंग, टोय इंडस्ट्री 240% बढ़ी है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग 210% बढ़ी है। ठीक है सर, जल्दी से बात रखिए प्रोफेसर साहब, जल्दी से 10 सेकंड। देखिए, आज जो लोग हारे हुए हैं, अभी जो चुनाव में हार के आए हैं, उनको जीता हुआ दिखाया जा रहा है। ये देश में किस प्रकार की बहस चल रही है, कहां सरकार सपा की देश से मैं आपको पूछना चाहता हूं, हिमाचल में कौन जीते? आपकी सरकार थी, आपकी सरकार चली गई, दिल्ली में आपकी सरकार, दिल्ली में सबसे बड़ा सवाल कि आपकी सरकार कहां पर है जो अभी एक भी राज्य में शायद नहीं है। मैं आ रहा हूं, मैं दिल्ली में एमसीडी में आप थे, आप वहां से चले गए, उपचुनाव में आप गए, उपचुनाव में आप हार गए, निश्चित तौर पे देश का मूड बदल चुका है। सर, लेकिन अपने गिरेबान में भी इंसान को झांकना चाहिए, वो कहां पर है? मेरे पास वहां भी वो खत्म हो गया है, फिर भी आप इतना साहस रखते हैं। इससे ज्यादा समय नहीं है चर्चा का। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का भारत में रिपोर्ट पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। पब्लिक है आखिरकार, फिर कहूंगी, सब जानती है बहस से क्या होता है, पब्लिक है सब जानती है।